हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग टुगेदर पे। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट, एवरीबडी इज़ फाइन। सबकी स्टडीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करने वाले हैं NCERT के बारे में। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपकी कमीशंस एंड कमिटीज़ के अंदर ऑलरेडी कर लिए हैं। अब जो आज का टॉपिक है हमारा ये रहने वाला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NCERT, जो कि आपने NCERT की बुक्स वगैरह भी पढ़ी होगी, है ना। तो NCERT जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए बना हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्कूल एजुकेशन को संभालता है। हमने UGC पढ़ा था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इससे प्रीवियस वीडियो में वो हमने देखा था। वो किसके लिए है? आपकी हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, है ना। लेकिन जो NCERT है ना, ये किसके लिए है? आपकी स्कूल एजुकेशन के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्कूल एजुकेशन को कौन संभालता है, हायर एजुकेशन को कौन संभालता है। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है IGNOU, IGNOU, आपने नाम सुना होगा। IGNOU यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना। अब ये नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये आपके डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है, डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है ये उसको संभालता है। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए आता है आपका IGNOU, है ना। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि UGC किसके लिए है, IGNOU किसके लिए है, NCERT किसके लिए है। ऐसी काफ़ी सारी और कमीशंस भी आएंगी तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम सारी कमीशंस की प्रैक्टिस जो है वो करते रहनी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में सेटल होती जाएगी। और अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो बना के रखना अपने साथ में, ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले आप आसानी से पूरे सिलेबस का फटाफट से रिवीजन कर पाओ। भाई उस टाइम पे सारी इतनी जो वीडियोज़ बना रही हूँ मैं वो तो देख नहीं पाओगे, या जिसके भी आप देखते हो वीडियोज़ उसकी वीडियोज़ नहीं देख पाओगे। या अगर आप मेरी PDF से पढ़ रहे हो तो PDF भी काफ़ी, है ना, 30, 40, 50 पेजेस के तो है ही उसके अंदर। तो 50 पेपर हर एक टॉपिक का नहीं पढ़ पाओगे, है ना। एग्जाम से 2 दिन पहले हमको सिर्फ 5 से 10 पेज ऐसे चाहिए होते हैं जिसके अंदर हमारा पूरा सिलेबस जो है वो लिखा हुआ रहे, ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले उन 10 पेजेस को हम अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो वापस से एक बार हम रिकॉल कर सके, वापस से सारी चीज़ें हमको याद हो सके। तो शॉर्ट नोट्स उसको हम कहते हैं। और जब भी नोट्स बनाओ तो बहुत ही ध्यान से बनाना। अगर आप चाहते हो कि आपको एक क्लास चाहिए कि भाई नोट्स कैसे बनाते हैं अच्छे तरीके से, तो उसके ऊपर भी मैं एक क्लास लेकर आ जाऊंगी। बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प आपके जो नोट्स है वो होने चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई जो पूरी किताब पढ़ रहे हो वो किताब की किताब ही आपने नोट्स में छाप लिए, फिर तो नोट्स बनाने का मतलब ही नहीं है ना। नोट्स जब भी बनाओ, कब बनाओगे नोट्स? सबसे पहली बात तो किसी भी चीज़ की आप दूसरी या फिर तीसरी रीडिंग लगा रहे हो तब आपको नोट्स बनाने। पहली रीडिंग में नोट्स आपको, जब आप पढ़ रहे हो पहली बार किसी चीज़ को, वो समझ में ही नहीं आएगी तो नोट्स कैसे बनाओगे, है ना। तो पहली रीडिंग दो, उसको समझो, दूसरी बार फिर पढ़ो, और जब तीसरी बार पढ़ो ना तो जो चीज़ें याद नहीं है तीसरी बार में पढ़ने में, उसको फिर अपने नोट्स में उतारनी है और वो फिर आपके नोट्स होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाने, ताकि सारी चीज़ें एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज कर सको। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया। अब आज की टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं हमारी क्लास को। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है NCERT। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, पहला ही क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि NCERT की फुल फॉर्म क्या है, या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि NCERT की स्थापना कब हुई, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि NCERT जो है वो कौन किसके लिए है, स्कूल एजुकेशन के लिए है या फिर आपके, है ना, उच्च शिक्षा के लिए है। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, हो सकता है आपको आते हो सारे क्वेश्चन के आंसर, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ये भी कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्लास को शुरू करते हैं कि NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रो क्या कहता है। इसका इंट्रोडक्शन कहता है कि NCERT एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त, जो कि, है ना, मतलब है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो NCERT जो है वो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। सेटअप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना करी थी। टू असिस्ट and advise the central and state government on policies and programs for the qualitative improvement in the school education। ठीक है, स्कूल एजुकेशन में बदलाव करने के लिए, स्कूल एजुकेशन की पॉलिसीज़ को, स्कूल एजुकेशन में प्रोग्राम्स को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए सेंटर
और स्टेट की गवर्नमेंट को सुझाव देती है। कौन? एनसीईआरटी। अब मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक बताया था कि हमारी 3 प्रकार की लिस्ट होती है, 3 प्रकार की सूचियां होती है ना। एक तो होती है आपके पास में स्टेट लिस्ट, एक होती है आपके पास में यूनियन लिस्ट, एक होती है आपके पास में कॉन्करेंट लिस्ट। अब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई जो आपकी एनसीईआरटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही क्या करती है? सुझाव देती है कि हमको स्कूल एजुकेशन में क्या क्या बदलाव करने हैं। ठीक है, तो दोनों को क्यों सुझाव देती है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे सकती है या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकती है, दोनों को क्यों देती है ना? तो दोनों को इसलिए देती है क्योंकि मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी एजुकेशन है वो कौन से लिस्ट में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि समवर्ती सूची में आती है। आई होप आपको याद होगी, ये सारी चीजें भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर सेंटर की गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिसके ऊपर राज्य की सरकार कानून बनाती है, और यूनियन लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में वो सारे विषय आपके आते हैं जिसके ऊपर केंद्र और राज्य की सरकार दोनों कानून बनाती है। और जो आपका एजुकेशन है वो आपका इस ही लिस्ट के अंदर आता है। तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक राज्य की सूची में नहीं है कि भी सिर्फ राज्य ही उसके ऊपर है ना हकदार है, नहीं, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार दोनों ही अपने अपने अलग अलग कानून नियम बना सकती है। तभी तो आप देखते हो कि भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ कुछ भी बदलाव होता है, अगर है ना सेंटर ने किया है तो उसको फिर स्टेट में आने में टाइम लगता है। स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है उसको बाद में लागू करती है। ठीक है, और कभी कभी देखते हो कभी स्टेट की सरकार ने राजस्थान के अंदर कुछ अलग एजुकेशन में अलग नियम होंगे, या फिर है ना आपके उत्तर प्रदेश में कुछ अलग नियम होंगे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कुछ अलग नियम होंगे। ठीक है, तो हर राज्य के भी अलग अलग नियम होते हैं, और कभी कभी केंद्र की सरकार भी आपके नियम बना देती है। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी एजुकेशन है वो आपकी समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एनसीईआरटी जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है ये सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों को ही एजुकेशन में, एजुकेशन भी कौन से? स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा जो है उसमें क्या क्या बदलाव करना है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, उसके लिए सुझाव बताती है। कौन? एनसीईआरटी। ठीक है, आई होप इसका जिस्ट समझ में आ गया होगा कि ऑटोनॉमस बॉडी है, 1961 में आई है, और स्कूल एजुकेशन के लिए केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को सुझाव देती है कि भाई क्या क्या बदलाव हमको इसके अंदर करने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या बोली है? सबसे पहला आपको ये याद कर लेना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका स्थापना हुई है 1961 में, टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू इंप्रूव द स्कूल एजुकेशन। हमने ऑलरेडी देख लिया है स्लाइड को। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीईआरटी का? मेन ऑब्जेक्टिव है कि अंडरटेक, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। अब सिंपल सी बात याद रखना, अब हम जितनी भी स्लाइड्स पढ़ने वाले हैं ना इसके अंदर आप सब जगह यही देखोगे कि स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, बस कहीं पे आ जाएगा कि स्कूल एजुकेशन में इसको क्या करना है, स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कहीं पे आ जाएगा स्कूल एजुकेशन में इंप्रूवमेंट करना है, कहीं पे आ जाएगा स्कूल एजुकेशन में बदलाव करने हैं, कहीं पे आ जाएगा स्कूल एजुकेशन में विकास करना है। जो भी कुछ करना है सब स्कूल एजुकेशन में ही होगा, स्कूली शिक्षा में ही होगा, उच्च शिक्षा में नहीं होगा, क्योंकि ये उच्च शिक्षा के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? ये स्कूल शिक्षा जो है आपका, स्कूल एजुकेशन जो है उसके एरियाज में रिसर्च को डेवलप करना, प्रमोट करना स्कूल एजुकेशन को, और कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, टू प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, न्यूज़लेटर्स, जर्नल्स एंड डेवलप एजुकेशनल किट्स, मल्टीमीडिया, डिजिटल मटेरियल्स एक्सेट्रा। आपने एनसीईआरटी की किताबें देखी होगी, भाई यूपीएससी के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाओ पहले और एनसीईआरटी की बुक्स से पढ़ाई करना शुरू करो, अपना बेस जो है वो एनसीईआरटी की किताबों से शुरू करो। तो ये एनसीईआरटी किताबें भी देती है क्या? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बोला है कि एनसीईआरटी जो है वो क्या करती है, मॉडल टेक्स्ट बुक जो है, किताबें जो है वो भी पब्लिश करती है, आपके है ना जो भी आपके स्टडी मटेरियल होते हैं वो भी देती है, न्यूज़लेटर्स, जर्नल्स वगैरह भी एनसीईआरटी निकालती है। ठीक है, डिजिटल मटेरियल जो है वो भी आपको एनसीईआरटी देती है। अब डिजिटल मटेरियल का क्या मतलब है? डिजिटल मटेरियल का मतलब है कि आपको ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन भी आपको चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी, चीज़ें मतलब नोट्स जो है, स्टडी मटेरियल जो है, पढ़ने का जो भी मटेरियल है वो ऑनलाइन भी आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। आप ऑनलाइन अगर इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन आपको वैसे भी काफ़ी सारे नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो वो एनसीईआरटी के नोट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, इनकी किताबें, इनके न्यूज़ लेटर्स, जर्नल्स वगैरह आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, पेपर बैक में भी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है सब कुछ कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। अंग्रेजी में है कि राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, है ना, ये इसका पूरा नाम है। वापस से बोल देती हूँ, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य की सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए हुई थी। ठीक है, कि भाई इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों को, है ना, जो स्कूली शिक्षा है उसमें गुणात्मक सुधार करने के लिए सलाह देती है और उसको सहायता करती है। ठीक है, इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। वो भी कब हुई थी? 1961 के अंदर। ठीक है, फिर आगे हमने क्या देखा था? एनसीईआरटी और इसकी घटक इकाइयों के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना। ठीक है, स्कूली शिक्षा में हमको है ना रिसर्च जो है वो लेकर आना है, स्कूली शिक्षा को प्रमोट करना है और हमको समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, फिर आगे था कि आदर्श पाठ, है ना, जो आपकी पाठ्य पुस्तकें होती है, अनुपूरक सामग्रियां जो होती है, समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती है, तैयार करना और प्रकाशित करना तथा शैक्षिक किट, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री आदि का विकास करने का कार्य भी किसका होता है? एनसीईआरटी का होता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? ऑर्गेनाइज प्री सर्विसेज एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे ये बोला है कि शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करवाना। जो भी टीचर्स है ना उनके लिए क्या करना? प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग्स देना टीचर्स को। प्री सर्विस क्या होता है? जब टीचर पढ़ाना शुरू करेंगे तो पढ़ाने से पहले, प्री यानी कि पहले, है ना, पोस्ट यानी कि बाद में, और इन यानी कि ड्यूरिंग टीचिंग, जब पढ़ा रहे हैं। तो प्री सर्विस का मतलब है कि जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से पहले उनको ट्रेनिंग दो। आपका बीएड का कोर्स होता है ना, बीएड का कोर्स काफी बच्चों ने किया होगा यहाँ पे। तो बीएड का कोर्स जो है वो क्या है? प्री सर्विस है। अभी टीचर बना तो नहीं है ना वो आदमी, अभी वो बनने के लिए मतलब ट्रेनिंग के पीरियड में है। तो ये ट्रेनिंग ही तो होती है बीएड। तो इन प्री सर्विस भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और जब वो सर्विस में आ गया है, जब वो टीचर बन गया है, तो टीचर बनने के साथ साथ भी आपको काफी सारी है ना, मतलब आपको 2-4 महीने में आपको अलग अलग ट्रेनिंग जो है वो करती रहनी होती है। ठीक है, जैसे मेरी जो मदर है वो टीचर है, तो उनको वो टीचर है ऑलरेडी, लेकिन उसके साथ साथ उनको काफी सारी ट्रेनिंग जो है वो बीच बीच में देते रहते हैं, ताकि उनका और है ना डेवलपमेंट हो सके, नई नई चीजों के बारे में उनको पता चल सके, नया जो भी डिजिटल चीजें आ रही है, डेवलप हो रही है, उसके बारे में भी उनको पता चल सके, वो है ना अप टू डेट रहे। तो इसके लिए भी इन सर्विस में भी उनकी जो ट्रेनिंग है वो जरूरी है। ठीक है, तो प्री सर्विस और इन सर्विस में ट्रेनिंग करवाना टीचर्स की, साथ ही साथ डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि नवीन शैक्षिक तकनीकें और प्रथाओं का विकास करना, प्रसार करना। भाई टीचिंग में नई नई तकनीकें जो है वो रोजाना आती रहती है। पहले हम पढ़ाते जो है, पहले हम कैसे पढ़ाते थे? ब्लैक बोर्ड था हमारे पास में, और है ना टीचर ब्लैक बोर्ड के पास में खड़ा रहता था, बच्चे जो है वो सामने बैठते थे, इस तरीके से पढ़ाते थे। उससे पहले गुरुकुल सिस्टम था, और अब जो है अब आपका ऑनलाइन सारी क्लासेस चलती है, डिजिटाइजेशन आ चुका है। ठीक है, तो हर टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? पढ़ाने का तरीका बदल रहा है, पढ़ाने की जो तकनीकें हैं, टेक्निक्स जो है वो नई नई चीजों का क्या हो रहा है ना डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशन आ रही है काफी सारी। तो उन इनोवेशंस के बारे में, उन है ना वो टेक्निक्स जो होती है, तकनीकें जो होती है, उसके बारे में टीचर्स को पता रहे, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग करवाना, और साथ ही साथ नई नई टेक्निक्स को डेवलप करने का कार्य भी किसका होता है? एनसीईआरटी का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? एनसीईआरटी ऑल्सो इंटरेक्ट एंड वर्क इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी जो है वो क्या करती है? एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत और सहयोग से काम करता है, तथा विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करता है। क्या बोला है यहाँ पे? यहाँ पे ये बोला है कि एनसीईआरटी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी मिलजुल कर काम करता है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलजुल कर काम करने का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे इस लाइन से ये मतलब है कि अमेरिका जो है वहाँ पे कैसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो चल रहे हैं, इंग्लैंड जो है वहाँ पे कैसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो चल रहे हैं, यूरोप में कैसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इंडिया में कैसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। कैसे पता चलेगा? जब हम बाहर के देशों के साथ में, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अच्छा इंडिया में ये प्रोग्राम की कमी है, बाहर तो ऐसा भी होता है, तो हमको इसको ऐसा भी लेकर आना है। ठीक है, जैसे हम पहले क्या करते थे, पहले मतलब अभी भी वही सिस्टम है, लेकिन अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया ये सिस्टम। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जो है
उसको पढ़ा करते थे। भाई साइंस का बच्चा है तो उसको साइंस की फील्ड में ही मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है वो लेनी होती थी। लेकिन अभी क्या कर दिया है, आपकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी इसको बना दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी इसको बना दिया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, आप मल्टीपल डिसिप्लिन्स को पढ़ सकते हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो लेकिन आपको अगर पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपको अगर हिस्ट्री में या फिर आपको हिंदी में भी इंटरेस्ट है, तो आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ऐसे नहीं कि आप अगर है ना साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको पीसीएम ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके पास में, या फिर अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स यही पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और आपको अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी ले सकते हो। मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीपल जो डिसिप्लिन है उसको आप अब पढ़ सकते हो। ये आपकी एनपी 2020 के अंदर इसकी बात करी गई है और बहुत ही जल्दी इसको है ना जितने भी इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में उसके अंदर लागू भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ ये बोल रही थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उससे इसलिए इंटरेक्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि भाई बाहर के देशों में क्या हो रहा है और हमारे देशों में क्या कमी है। जैसे हमको पता चला बाहर के देशों में तो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑलरेडी चल रहा है, हमारे यहाँ पे था कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आपको बहुत ही अच्छी पकड़ करनी है, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया गया है। ठीक है, आगे बोला है कि विजिटिंग फॉरेन डेलीगेशंस एंड ऑफर वेरियस ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू एजुकेशनल है ना पर्सनल्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, जिसकी स्थापना न्यू दिल्ली में हुई है, मतलब जो कि न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET, जो कि भी आपका है ना न्यू दिल्ली के अंदर ही है। एक है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, वोकेशनल एजुकेशन यानी कि कौशल का विकास, स्किल्स सिखाना बच्चे को। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, भोपाल में है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE, ये कहाँ पे है, आपका अजमेर राजस्थान में है। और रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एक और है आपका, वो आपका भोपाल में है। तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्र में स्थित एनसीईआरटी के प्रमुख घटक जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूनिट्स है ना एनसीईआरटी की, वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। तो एक तो आपका NIE हो गया जो कि दिल्ली के अंदर है, एक आपका CIET है जो कि आपका दिल्ली के अंदर है, एक आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वोकेशनल एजुकेशन के लिए भोपाल के अंदर, एक आपका रीजनल इंस्टीट्यूशन है वो आपका अजमेर में है, एक और आपका रीजनल इंस्टीट्यूशन है वो आपका भोपाल के अंदर है। ठीक है, इनके सारे नाम याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जो है वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 जो है मैंने आपको बता दी है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है वो भी बता दिए। दिल्ली में है दोनों, एक और 2 भोपाल में है, एक अजमेर में है। ठीक है, आगे क्या बोला है, और भी है यहाँ पे 3 और है। एक आपके रीजनल इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, एक आपका रीजनल इंस्टीट्यूट है मैसूर में, एक आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट है आपका शिलोंग के अंदर। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। आई होप्स आपको है ना सारे नाम जो है वो समझ में आ गए होंगे। हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ एक बार कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो एनसीईआरटी है उसके प्रमुख घटक जो है उसकी स्थापना कहाँ पे हो रखी है और प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो कि नई दिल्ली में है, फिर एक है आपका केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि आपका दिल्ली के अंदर है, एक है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो कि आपका भोपाल में है, एक है आपका क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में, एक आपका क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में है, एक आपका क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो है वो भुवनेश्वर में है, एक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो है वो मैसूर में है। 4 तो आपके रीजनल इंस्टीट्यूट ही है, एक आपका अजमेर में है, एक भोपाल में है, एक भुवनेश्वर में है, एक आपका मैसूर में है, और एक आपका उत्तर पूर्वीय जो है ना जो आपका क्षेत्रीय रीजनल है ना इंस्टीट्यूट जो होते हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो है वो एक आपका शिलोंग के अंदर भी है। ठीक है, तो ये 5 6 7 8 जो है वो आपके घटक हैं जो कि आपके इंडिया के अंदर है, किसके, एनसीईआरटी के। ये सारे ही नाम आपको पता होने चाहिए और इनका जो लोकेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो एनसीईआरटी हैज सेवरल एडवाइजरी कमिटीज ऑन विच वेरियस एजुकेशनल ऑर्गन्स एट द स्टेट लेवल आर रिप्रेजेंटेड। क्या बोला है यहाँ पे, ये बोला है कि एनसीईआरटी की कई सलाहकार समितियां हैं जिनमें राज्य स्तर पर विभिन्न शैक्षिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है, काफी सारी आपको है ना सलाहकारी समितियां जो है वो देखने को मिलेगी। अब एनसीईआरटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन
पूरे हिंदुस्तान में स्कूल एजुकेशन को तो नहीं संभाल सकती है, उसके अंदर हमको काफी सारी सब समितियां जो है, सब कमिटीज जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यही बोला गया है कि एनसीईआरटी में काफी सारी सलाहकार समितियां जो है वो भी है, ठीक है। फिर आगे बोला कि इट ऑल्सो मेंटेन क्लोज लियासन विद यूनिवर्सिटीज एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद सिमिलर इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैंने बता ही दिया है, एनसीईआरटी जो है वो पूरे इंडिया में जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह है उनसे भी इंटरेक्ट करती है, साथ ही साथ जो आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं और आपकी जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में भी इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोला है पढ़ के बता देती हूँ। यह विश्वविद्यालय के साथ भी घनिष्ठ संपर्क बनाए रखता है तथा विश्व भर में समान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी बातचीत यानी कि कोऑर्डिनेट जो है वो करके रखता है। कौन? एनसीईआरटी, ठीक है। आगे क्या बोला है? द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एनसीईआरटी आर, मैंने बता ही दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, एक आपका सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, एक आपका रीजनल कॉलेज है एजुकेशन का, एक आपका रिसेंटली डिजाइन हुआ है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि आपका अजमेर में है, भुवनेश्वर में है और आपका भोपाल में है और आपका मैसूर में है, ठीक है। जितने भी घटक है वो सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं, तो ये सेम स्लाइड है, यहाँ से आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम एम्स देखते हैं कि एनसीईआरटी के एम्स जो है वो क्या क्या है, एनसीईआरटी के उद्देश्य क्या क्या है, किसके लिए काम करता है एनसीईआरटी। सबसे पहले तो अंडरटेक, एड, प्रमोट, कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू आपका स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन जो है इससे जुड़ा हुआ जो आपके है ना स्कूल एजुकेशन जो है उसके अंदर रिसर्च को लेकर आना, आपके है ना एजुकेशन को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना, ये सारा काम करता है कौन? एनसीईआरटी। तो क्या बोला है? स्कूल शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान करना, सहायता देना, बढ़ावा देना और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, जर्नल्स एंड अदर रिलेटेड लिटरेचर। मैंने आपको ये पॉइंट भी बता ही दिया है कि जो आपके पाठ्य पुस्तकें होती है, अनुपूरक जो आपकी सामग्रियां होती है, पत्रिकाएं होती है और अन्य संबंधित जो आपके साहित्य होते हैं उनको तैयार करना और प्रकाशित करने का काम भी किसका है? एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि एनसीईआरटी क्या करता है, स्कूल एजुकेशन में रिसर्च को लेकर आना, स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना, ठीक है। साथ ही साथ जो भी आपके एजुकेशनल मटीरियल्स होते हैं, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो आपका टेक्स्ट बुक है, आपके जर्नल्स हैं, है ना, वो सारे जो लिटरेचर्स हैं उसको भी पब्लिश करवाता है कौन? एनसीईआरटी, ठीक है। आगे बोला है कि एनसीईआरटी जो है वो टीचर्स का ट्रेनिंग जो है उसकी भी है ना तैयारी करता है, वो चाहे प्री सर्विस ट्रेनिंग हो चाहे आपकी इन सर्विस ट्रेनिंग हो। ऑलरेडी ये पॉइंट हमने देख ही लिया है कि एनसीईआरटी क्या करता है, शिक्षकों का सेवा पूर्व यानी कि सेवा से पूर्व और है ना सेवाकालीन यानी कि जब वो पढ़ा रहे हैं इन सर्विस तब है ना प्रशिक्षण आयोजित जो है वो भी करवाता है, ताकि साथ ही साथ टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती रहे, ताकि धीरे धीरे उनका विकास जो है वो होता रहे, ताकि वो अप टू डेट रहे, आज की टेक्नोलॉजी के साथ में वो कदम से कदम बढ़ा के चल सके, ताकि उनकी टीचिंग जो है वो और इफेक्टिव हो सके और प्रभावी हो सके और अच्छी हो सके, ठीक है। आगे बोला है कि डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, इसको हमने ऑलरेडी कर ही लिया है कि नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास करना और प्रसार करना। वही एनसीईआरटी का क्या काम है, स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देना। तो बढ़ावा कैसे देंगे, नई नई जो भी तकनीकें हैं, नई नई जो भी टेक्निक्स है उसका डेवलपमेंट करवाना और उसको स्कूल कॉलेजेस में उसका प्रचार प्रसार करना, ताकि सारे लोगों को उसके बारे में पता चल सके और वो नई टेक्निक्स जो है वो टीचिंग के अंदर आ सके, ठीक है। तो नई तकनीकों का विकास करवाना, प्रसार करवाना भी एनसीईआरटी का काम होता है। आगे बोला है कि कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, एनजीओज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टेट के जो आपके एनजीओज होते हैं, आपके अदर जितने भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है, जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, उसके साथ में कोऑर्डिनेट करने का काम भी कौन करता है, एनसीईआरटी ही करता है, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोला है, राज्य के शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन जो होते हैं आपके एनजीओज और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग और नेटवर्क बनाने का काम किसका होता है, एनसीईआरटी का ही होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोला है, एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन मटेरियल्स इन मैटर्स रिलेटेड टू सोशल रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। क्या बोला है आपका नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल शिक्षा से संबंधित मामलों में विचार और सूचनाओं के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना। भाई स्कूल शिक्षा जो है उससे रिलेटेड क्या काम करना, स्कूल शिक्षा से रिलेटेड नई नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नए नए आइडियाज जो है वो देते रहना। और लास्ट पॉइंट बोला है कि एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब
एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा जो होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोला है कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो हो गई। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है कौन? आपका है ना एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या है? नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, आई होप जितने भी आपके ये एम्स थे काफी सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा भेजामारी करने की जरूरत तो है नहीं भाई। स्कूल एजुकेशन मैंने शुरुआत में ही बता दिया, जितने भी स्लाइड पढ़ने वाले हैं उसमें यही आएगा कि स्कूल एजुकेशन में रिसर्च को लेकर आना है, स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करना है, स्कूल एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करना है, सारी कुछ स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें आएगी और स्कूल एजुकेशन में हमको अच्छे अच्छे बदलाव जो है वो करने हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें जो है वो आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे और कौन कौन से इसके जो है ना एम्स है वो क्या क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में आई होप आपने सुना होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा का कार्यान्वयन करने का कार्य भी किसका होता है? एनसीईआरटी का होता है। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम यूईई बोलते हैं, है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है उसका सार्वभौमिकरण करना है, ये उद्देश्य भी है एनसीईआरटी का। वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाना है, वोकेशनल एजुकेशन मैंने बता ही दिया है, कौशल यानी कि स्किल शिक्षा जो होती है आपकी, स्किल एजुकेशन जो होती है वो बच्चे के अंदर लेकर आनी है। भाई अब मैंने बताया है पहले भी अपनी क्लासेस में कि सारे ही बच्चे तो पढ़ लिख के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सब बच्चे पढ़ लिख के आईएएस है ना आईपीएस ऑफिसर तो नहीं बन सकते हैं। तो जो बच्चे नहीं बन सकते हैं वो क्या अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे? जिएंगे तो सही ना भाई, भूख तो उनको भी लगेगी, पैसा तो उनको भी कमाने, तो फिर वो कैसे अपना पेट भरेंगे? तो उसके लिए ये कहा गया है कि उनको स्किल्स सिखाओ, उनके अंदर कौशल का ज्ञान दो ताकि नई नई स्किल्स वो सीख सके और अपना पैसा जो है वो कमा सके, अपना जो जीवन है उसका यापन कर सके। ठीक है, आगे बोला है कि एजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स, क्या बोला है 11th में विशेष आवश्यकता वाले समूह की शिक्षा प्रदान करना। फिर बोला है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बोल सकते हो और ईसीसी बोल सकते हो इसको, ईसीई या फिर ईसीसी जो है वो प्रोवाइड करना है। कॉम्पिटिटिव वैल्यू एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, यानी कि प्रतिस्पर्धी मूल्य शिक्षा जो है वो बच्चे को हमको देनी है, वैल्यू एजुकेशन जो है वो भी हमको बच्चे को देनी है। एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, हमको गर्ल चाइल्ड को भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, देखा गया है कि भाई गर्ल चाइल्ड को काफ़ी कम एजुकेशन का जो रेट है वो है गर्ल चाइल्ड के लिए, तो हमको गर्ल चाइल्ड जो है उसको भी आगे बढ़ाना है, तो बालिकाओं की शिक्षा पे भी कार्य करना है। फिर आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, है ना, टीचिंग लर्निंग के जो एक्सपीरियंसेस है उसको भी हमको क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स एजुकेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ थॉट ऑफ स्टूडेंट, क्या बोला है आगे? लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है कि शिक्षक जो है ना, शिक्षक है उसकी शिक्षा में सुधार करना और विद्यार्थियों के विचारों में भी सुधार करना है। ठीक है, तो काफी सिंपल से पॉइंटर्स हैं, आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। लास्ट टॉपिक क्या है आज का? मेजर फंक्शंस क्या है एनसीईआरटी के? एनसीईआरटी जो है उसके मुख्य कार्य क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसके कुछ आपको 7-8 पॉइंट्स दिखेंगे, फिर आज की क्लास जो है वो हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि डेवलप द स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जो है स्कूल शिक्षा जो है उसके मानकों का विकास करना है, ये पहला कार्य है एनसीईआरटी का। दूसरा है कि रिसर्च वर्क, प्री सर्विस ट्रेनिंग एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, यानी कि शोध कार्य जो है उसमें है ना, शोध कार्य को करने का जो कार्य है वो भी किसका है? फंक्शन किसका है? एनसीईआरटी का है। स्कूल एजुकेशन में रिसर्च को बढ़ाना है, पूर्व सेवा प्रशिक्षण देना है और सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है वो टीचर्स को देना है। इन सर्विस ट्रेनिंग और प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को प्रदान करनी है ताकि टीचर्स का अच्छे से ट्रेनिंग हो सके, ताकि वो हर नई चीज को सीख सके और अपनी टीचिंग में नए नए इनोवेशन टेक्निक्स को है ना ला सके। ठीक है, फिर आगे बोला है पब्लिशिंग वर्क्स को, यानी कि प्रकाशन कार्य जो है वो भी एनसीईआरटी करता है। मैंने बताया ही है आपको कि एनसीईआरटी जो है वो अपनी बुक्स जो है वो प्रकाशित करता है, आपको स्टडी मटेरियल जो है वो देगा, आपको जर्नल्स जो है वो देता है, न्यूज़पेपर्स जो है वो देता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे पब्लिशिंग वर्क जो है, प्रकाशित कार्य जो है वो एनसीईआरटी करता है। एक्सटेंशनल एक्टिविटीज़ जो है, एक्सटेंशनल यानी कि विस्तारित गतिविधियाँ, यानी कि जो आपकी और इसके अलावा भी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ है वो भी आपका जो एनसीईआरटी है वो करता है। एक्सचेंज एक्टिविटीज़ भी करता है, साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है वो आपको छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। तो ये सारे कार्य जो है वो एनसीईआरटी के हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है भाई। स्कूल एजुकेशन को बढ़ाना है, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, एजुकेशनल मटीरियल बच्चों को देना है, स्कॉलरशिप देनी है ना,
नए नए कार्य को पब्लिश करवाना है, ट्रेनिंग वगैरह देनी है, रिसर्च वर्क में काम करना है, ये सारे फंक्शन है आपके किसके, एनसीईआरटी के। ठीक है, तो ये सारे पॉइंटर्स भी हमने देख लिए हैं। तो ये आज का आपका छोटा सा शॉर्ट सा टॉपिक था एनसीईआरटी के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं है ना आपका पूरा समरी बता देती हूँ कि आज हमने क्या देखा। हमने देखा कि एनसीईआरटी क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन देख ली हमने, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, वो भी क्यों हुई थी, क्या कार्य करता है, ये स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई ये स्कूल एजुकेशन में है ना रिसर्च को लेकर आना चाहता है, स्कूल एजुकेशन को और प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके साथ में भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है एनसीईआरटी, ताकि एजुकेशन जो है वो और आगे इंप्रूव हो सके इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर हमने देखा कि एनसीईआरटी जो है वो नई नई चीज़ों को पब्लिश भी करवाता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गए, आपके जर्नल्स हो गए, आपके स्टडी मटेरियल्स हो गए, आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, न्यूज़ लेटर्स हो गए। ठीक है, और साथ ही साथ ये डिजिटल मटेरियल भी प्रोवाइड करता है बच्चों को, ताकि जो बच्चे किताबें नहीं खरीद सकते वो आजकल ऑनलाइन ईजी एक्सेस हो चुका है, तो ऑनलाइन ही चीज़ों को पढ़ सकते हैं, है ना। तो डिजिटल जो मटीरियल है, डिजिटल मटीरियल जो है वो भी प्रोवाइड करता है आपका एनसीईआरटी। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि एनसीईआरटी जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है टीचर्स को, और ट्रेनिंग भी दो प्रकार की। ऐसा नहीं कि भाई जब टीचर बन गए तब आपको ट्रेनिंग मिलेगी, नहीं। एक तो प्री सर्विस ट्रेनिंग और एक आपकी होती है इन सर्विस ट्रेनिंग। टीचर बनने से पहले भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी और टीचर बन गए हो तब भी आपकी ट्रेनिंग जो है वो साथ ही साथ चलती रहेगी, ताकि आप नई नई चीज़ों को सीख सकोगे। ठीक है, तो ये आपको प्री सर्विस और इन सर्विस की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। ये नई नई फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है स्कूल्स के अंदर, कोलैबोरेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसके साथ में कोलैबोरेशन करने का काम करता है। और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट घटक है, जिसमें से एक हमने देखा, मतलब काफ़ी सारे हमने देखे जो कि है ना, कोई न्यू दिल्ली में है, कोई भोपाल में है। ठीक है, ये काफ़ी सारे नाम हमने देखे। एक है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एक है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एक है आपका रीजनल इंस्टीट्यूशन जो कि अजमेर में है, एक रीजनल इंस्टीट्यूशन आपका भोपाल में है, एक रीजनल इंस्टीट्यूशन आपका है ना भुवनेश्वर में है, एक मैसूर में भी है, और एक आपका नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका शिलोंग के अंदर है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि भाई एनसीईआरटी जो है इसके एम्स क्या है, तो इसका एम है भी स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देना है, इसके अंदर हमको रिसर्च लेकर आनी है, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, नई नई टेक्निक्स एंड इनोवेशन लेकर आनी है। और आगे हमने देखा कि स्कूल एजुकेशन जो आपकी एनसीईआरटी जो है इसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या कार्य करता है। तो यही हमने देखा भाई इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टीचर्स को, स्कूल एजुकेशन को लेकर नए नए जो मानक है उसको विकास करना है, रिसर्च वर्क में काम करता है, साथ ही साथ ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपसे कभी कथन बना के पूछ ले कि क्या एनसीईआरटी स्कॉलरशिप भी देता है, छात्रवृत्ति भी देता है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी जो है वो स्कॉलरशिप भी देता है। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे उसका एक बार रिवीजन भी मैंने आपको करवा दिया है। तो ये आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।